हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम हिस्ट्री में 1857 का जो स्वतंत्रता युद्ध है उसे हम आगे का भाग देखेंगे। अब तक हम लोगों ने 1857 के युद्ध के क्या क्या कारण हैं, जैसे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और भारतीय सैनिकों में असंतोष के कारण और तात्कालिक कारण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था यह एक राष्ट्रीय व्यापक विद्रोह के नाम से जाना जाता है और यह युद्ध जो है इसके कई सारे कारण थे, प्रमुख कारण थे, क्योंकि हर किसी में असंतोष की भावना थी जिसके कारण इस युद्ध ने जगह ली और यह युद्ध जो है 1857 में घटित हुआ, इसलिए इस युद्ध को 1857 का विद्रोह के नाम से जाना जाता है और यह राष्ट्रीय व्यापक रूप में हुआ, अर्थात देश के हर एक भाग में हुआ, चाहे वह उत्तरी भाग रहा हो, चाहे भारत का दक्षिणी भाग हो, चाहे पूर्वी हो या पश्चिमी भाग हो, हर जगह पर इस युद्ध ने अपना स्थान लिया। जैसे कि हम जानते हैं कि आर्थिक कारण में अंग्रेजों के आर्थिक आय में वृद्धि करने हेतु राजस्व प्रणाली अर्थात कर प्रणाली चलाया गया, जिसके कारण किसानों ने अपना योगदान दिया और उनमें जो है आर्थिक परिस्थिति का उन्हें सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है इस युद्ध की घोषणा की। दूसरा कारण था सामाजिक कारण, जैसे कि अंग्रेजों ने जो है सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा विवाह को जो है उन्होंने पुनः मान्यता दी कि विधवाओं का भी विवाह होना चाहिए। तो हमारे भारतीय समाज को लगा कि यह सब जो है वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेज उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए जो रूढ़िवादी थे अर्थात जो अपनी परंपरा को मानने वाले लोग थे, उनके अंदर भी असंतोष ने जगह बनाई और जिसके कारण 1857 के युद्ध में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजनीतिक कारण में आता है कि 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने कई सारे भारतीय राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, जिसके कारण कालांतर में डलहौजी ने अनेक रियायतों पर विविध कारणों से विलय करा दिया, उनको मिला दिया और इसके कारण यह राजनीतिक कारण बना, जिसके कारण असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और कई सारे जो राजा थे उन सभी ने राजनीतिक कारणवश 1857 ईस्वी के युद्ध में सहयोगी हुए। भारतीय सैनिकों में भी असंतोष की भावना थी, क्योंकि भारतीय सैनिकों के साथ जो है तुच्छता का व्यवहार किया जाता था। उन्हें जो है कम पद, जो निम्न स्तर का पद होता था, कोई कितना भी भारतीय पढ़ा लिखा हो लेकिन उसे निम्न स्तर की पदवी दी जाती थी, जिसके कारण जो भारत के सैनिक थे उनमें भी असंतोष की भावना थी। और तात्कालिक कारण था जो प्रमुख 1857 के विद्रोह का कारण बना कि 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को जो एनफील्ड बंदूक दी गई उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, तो जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की जो धार्मिक भावनाएं थी उसे चोट पहुंच रही थी, जिसके कारण सैनिकों में असंतोष निर्माण हुआ और यह प्रमुखतः तात्कालिक कारण बना, जिसके कारण भारतीय सैनिकों ने इस विद्रोह में सम्मिलित हुए। तो इस तरह से सभी का कोई ना कोई कारण था। किसान का अपना एक अलग कारण था, जो भारत के रूढ़िवादी परंपरावादी लोग थे उनका एक अलग कारण था, जो राजा थे चाहे वो सातारा के रहे हो, नागपुर के रहे हो, झांसी के रहे हो, अयोध्या के रहे हो, उन सभी का अपना एक अलग कारण था और सैनिकों का अलग कारण था। सभी के अलग अलग कारण थे, जिसके कारण 1857 का युद्ध जो है वह उन सभी युद्ध में सम्मिलित हुए, लेकिन उनके उद्देश्य एक थे। सभी का उद्देश्य था ब्रिटिश को, अंग्रेजों को भारत से भगाना
यह उनका एक प्रमुख उद्देश्य था। तो अब हम आगे देखेंगे कि इस युद्ध की 1857 के युद्ध की व्याप्ति किस तरह से वह फैलती गई, किस तरह से उसने जो है भारत के दक्षिणी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में और उसके साथ साथ पश्चिमी और पूर्वी भागों में भी उसने स्थान लिया। तो सबसे पहले देखेंगे, दिल्ली पर नियंत्रण हो जाने से सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ गया। जैसे कि आप इसके पहले पढ़ चुके हो कि सैनिकों ने दिल्ली की ओर जो है वो आगे बढ़े और 12 मई 1857 में सैनिकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया और उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को युद्ध का नेतृत्व प्रदान किया और उन्हें जो है भारत के सम्राट के रूप में उनके नाम की घोषणा कर दी, जफर की, बहादुर शाह जफर की। तो इस तरह से जब भारतीयों ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण कर लिया तो उन्हें उनका आत्मविश्वास बढ़ गया कि हमने एक युद्ध तो जीत लिया। क्योंकि जब हम एक कोई काम ठानते हैं और जब एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि ऐसा हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इससे भारत के अन्य स्थानों में सैनिकों को भी प्रेरणा मिलने लगी। लोग सीखने लगे कि जो बराकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों को किस तरह से नेतृत्व किया, तो वहां से उन सभी को सीख मिलने लगी और वो सभी जो है शीघ्र ही विरोध की आग जो है उत्तर भारत में भी फैलने लगी। अर्थात यह जो है उत्तर भारत में भी यह आग फैलने लगी। लोग जो है अपने अधिकार के लिए लड़ने लगे। बिहार से राजपूताना तक अंग्रेज छावनियों के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। क्योंकि यह जो है इसका तात्कालिक कारण यही था कि सैनिक प्रमुख थे, जिसमें मंगल देश पांडे ने प्रमुख भूमिका निभाई। कालांतर में यह आग दक्षिण भाग में भी फैली। आगे चलकर कालांतर अर्थात आगे चलकर यह जो आग थी, सैनिकों की आग थी, यह जाकर दक्षिण भारत में भी फैली। चाहे वह नागपुर हो, सातारा, कोल्हापुर, नरगुन स्थानों पर यह विद्रोह हुए। इस तरह से जैसे यह जो है भारत का हमारा मानचित्र है, इसमें दर्शाया गया है कि 1857 का जो युद्ध हुआ उसके प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान कौन से थे। जैसे फिरोजपुर, ये सब उत्तरी भाग है, ये उत्तरी भाग है, ये हमारा नीचे दक्षिणी भाग हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। तो यहाँ पर फिरोजपुर, मेरठ, दिल्ली, मथुरा, बरेली, इटावा, कानपुर, कोलपी, लखनऊ, अवध, बनारस, इसके अलावा जबलपुर, ये सब उत्तरी भाग में जहाँ पर 1857 का युद्ध हुआ। पश्चिम में अगर पूर्व की बात करें तो बहरामपुर, बैरंगपुर, ढाका, चटगांव, जगदीशपुर, इन सभी स्थानों पर जो है 1857 के विद्रोह ने अपना स्थान लिया। अब यह जो है पश्चिम में कराची, शिकारपुर, लाहौर, इन सभी स्थानों पर भी 1857 का विद्रोह हुआ। इसके अलावा दक्षिण में औरंगाबाद, सातारा, कोल्हापुर, नरगुन, नागपुर, इन सभी स्थानों पर 1857 का विद्रोह हुआ। अब देखेंगे कि यहाँ पर किसने नेतृत्व किया, प्रमुख भूमिका किसने निभाई। जैसे कि इस युद्ध में सातारा के छत्रपति, जो सातारा क्षेत्र है महाराष्ट्र का, तो इस युद्ध में सातारा के छत्रपति के उत्तराधिकारी शाहजी प्रताप सिंह और प्रशासक रंगो बापूजी, कोल्हापुर के चीमा साहेब, नरगुंद के बाबा साहेब भावे, अहमदनगर जिले के संगमनेर के
निकट के भागोजी नाइक आदि अग्रसर थे। अब ये जो है आपको जोड़ियां मिलाओ के लिए पूछा जा सकता है कि जैसे आपको जो है स्थान का नाम दे दिया जाएगा और वहाँ के कौन से लोग थे जिन्होंने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई, जैसे कि सातारा के शाहजी प्रताप सिंह और प्रशासक रंगों के बापूजी, कोल्हापुर राज्य का नाम हो गया चीमा साहेब। ये जोड़ियां मिलाओ के लिए आ सकता है। एक साइड में आपको दे दिया जाएगा सातारा, कोल्हापुर, नरगुन, अहमदनगर। तो आपको इसी तरह से लिखना है सातारा शाहजी प्रताप सिंह, कोल्हापुर चीमा साहेब। नरगुंद के प्रमुख कौन थे? बाबा साहेब भावे। अहमदनगर जिले के या अहमदनगर जिला न देकर संगमनेर, ऐसा कोई भी स्थान का नाम दिया जा सकता है। वहाँ के थे भागोजी नाइक आदि अग्रसर थे, अर्थात उन्होंने आगे बढ़कर 1857 के विद्रोह में वे सम्मिलित हुए। नासिक जिले के पेट में सुरगाड़ा की महारानी जैसी महिलाएं भी सम्मिलित हुई। यहाँ पर केवल पुरुषों ने नहीं बल्कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस युद्ध में सम्मिलित हुई। 1857 ईस्वी में खानदेश में कजार सिंह के नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह किया। ये आपको एक वाक्य या रिक्त स्थान के लिए पूछा जा सकता है कि 1857 ईस्वी में खानदेश में खालिस्तान के नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह किया। तो किसके नेतृत्व में किया? कजार सिंह के नेतृत्व में उन्होंने भील लोग जो थे उन्होंने भी विद्रोह प्रारंभ कर दिया। सतपुड़ा परिसर में शंकर शाह ने युद्ध का नेतृत्व किया। अब ये भी जोड़ियां मिलाओ के लिए आ सकता है, सतपुड़ा परिसर, फिर बाद में जोड़ियां मिलाओ के लिए शंकर शाह। ये आपको ध्यान में रखना है, सतपुड़ा परिसर, शंकर शाह, खानदेश, कजार सिंह। रिक्त स्थान के लिए भी पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा परिसर में खालिस्तान के नेतृत्व ने युद्ध का नेतृत्व किया, तो किसने किया? शंकर शाह ने। खानदेश में हुए विद्रोह में 400 भील महिलाएं सम्मिलित थी। अब भील में खाली पुरुष भील नहीं थे बल्कि महिलाएं, लगभग 400 महिलाओं ने जो है अपना योगदान निभाया और वो भी उस युद्ध में सम्मिलित हुई। तो इस तरह से युद्ध की व्याप्ति जो है वह उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, जैसे दावानल होता है, जंगल में आग लगती है, उसी तरह से आग की तरह जो है 1857 का युद्ध पूरे भारत में जो है फैलता गया, इसीलिए इसे राष्ट्र व्यापक युद्ध कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि युद्ध में जो 1857 का युद्ध था, इसमें किन किन लोगों ने नेतृत्व किया, युद्ध का नेतृत्व किसने किया, प्रमुख कौन बने। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य जो था वो पूरी तरह से निर्बल होने लगा था। निर्बल अर्थात कमजोर बनने लगा था, और कमजोर बनने के पश्चात जब इंसान कमजोर होता है तो उस पर सभी जो है अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, उस पर कोई भी कब्जा करना चाहता है। तो उसी तरह से जब 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य जो था वो पूरी तरह से कमजोर बनने लगा था, जिसके कारण उसके पश्चात क्या हो गया, नादिर शाह, अब्दाली जैसे जो विदेशी शासक थे उन्होंने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में कौन कौन से विदेशी शासकों ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। तो कौन से विदेशी शासक थे? नादिर शाह और अब्दाली। अब नादिर शाह और अब्दाली जैसे जो विदेशी शासक थे बाहर के, इन्होंने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया और मुगल शासक उनका प्रतिकार नहीं कर सकते थे, अर्थात उसका विरोध नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो कमजोर थे। अब जो कमजोर होगा तो विद्रोह कैसे करेगा, तो यहाँ पर वह विद्रोह नहीं कर पा रहे थे। और जैसे ही यह बात
मराठों ने के ध्यान में आया, जब मराठी शासक जो थे, मराठक शासक जो थे, उन्हें जब ध्यान में आया कि मुगल शासक कमज़ोर पड़ रहे हैं और इस तरह से तो भारत पर विदेशी शासक जो हैं वह प्रमुख हो जाएंगे, तो उन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ किया। उन्होंने जो मुगल शासक थे उसे अपने अधिकार में ले लिया। तो यह ध्यान में आने पर मराठों ने विदेशी आक्रमण से भारत की रक्षा का दायित्व अपने सिर ले लिया। अर्थात मुगल शासक से अधिकार को हटाकर उन्होंने उसे भारत को अपने आधिपत्य में ले लिया और इसी भूमिका को ध्यान में रखकर मराठे अब्दाली के विरुद्ध, अर्थात मराठा और अब्दाली दोनों के बीच पानीपत के मैदान पर लड़े। तो इस तरह से जिसे मराठा अब्दाली युद्ध कहा जाता है, पानीपत स्थान का नाम है। तो पानीपत में उन्होंने लड़ाई की। उसका प्रमुख कारण यही था कि मुगल शासक कमज़ोर हो रहे थे और मुगल शासक से आधिपत्य को हटाकर मराठों ने उसे अपने अधिकार में ले लिया। अब यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि कारण लिखो, मराठे अब्दाली के विरुद्ध पानीपत में मैदान पर लड़े, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ये इसका प्रमुख कारण यहाँ से हमारा हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य निर्बल बनने के पश्चात नादिर शाह अब्दाली जैसे विदेशी शासकों ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, मुगल शासक उनका प्रतिकार नहीं कर सकते थे। यह ध्यान में आने पर मराठों ने विदेशी शासकों से भारत की रक्षा का दायित्व अपने सिर पर ले लिया। अब जब उन्होंने अपने सिर पर ले लिया तो इसी भूमिका को ध्यान में रखकर मराठे और अब्दाली के विरुद्ध पानीपत में मैदान पर लड़े, क्योंकि यहाँ पर अब्दाली को महसूस होने लगा कि मराठे जो है वो शक्तिशाली हैं, तो वो भारत पर अपना आधिपत्य नहीं कर सकते, इसलिए उनके बीच में युद्ध हुआ। 1857 में के स्वतंत्रता युद्ध में मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी बहादुर शाह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में असमर्थ हैं। यह ध्यान में आने पर, अब जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर जो मुगल शासक थे वो कमज़ोर हो रहे थे, तो यहाँ पर उत्तराधिकारी बहादुर शाह, उस समय अधिकार था बहादुर शाह का, तो वो जो है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में असमर्थ है। यह बात जो है मराठों को जब पता चली तो यह ध्यान में आने पर नाना साहेब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता युद्ध की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब यहाँ पर इस तरह से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नाना साहेब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता युद्ध की बागडोर अपने हाथ में क्यों ले ली? तो क्यों ले ली? क्योंकि 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता युद्ध में मुगल साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी था बहादुर शाह, वह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में असमर्थ है। यह बात ध्यान आने पर नाना साहेब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता युद्ध की बागडोर जो है अपने हाथ में ले ली। और इसका परिणाम क्या हुआ? जब मराठों ने मुगल शासक से जो है भारत की रक्षा करने के लिए मुगल शासक से आधिपत्य अपने अधिकार में ले लिया, तो इसके परिणाम स्वरूप इस स्वतंत्रता युद्ध में हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन होते हैं। अर्थात कितनी एकता है कि जब एक ने देखा कि एक भाई हमारा कमज़ोर पड़ रहा है तो उसको दूसरा भाई जो है वो मदद के लिए आ गया। तो इस तरह से हिंदू मुस्लिम के एकता के हमको दर्शन होते हैं। इसमें कई सारे लोगों ने, चाहे वह हिंदू रहे हो चाहे मुस्लिम रहे हो, 1857 के विद्रोह में उन्होंने अपना नेतृत्व किया, जैसे कि मौलवी अहमद उल्ला, कुंवर सिंह, मुगल सेनापति बख्श खां, बेगम हजरत महल,
ने विविध स्थानों पर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। यहाँ पे आ सकता है हमारा एक क्वेश्चन कि विविध स्थानों पर किन किन लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो विविध स्थानों पर मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, मुगल सेनापति बख्श खां, बेगम हजरत महल ने जो है, इन सभी ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हुए विद्रोह का नेतृत्व किया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी तथा पश्चिम में बिहार में विद्रोह का स्वरूप जो है अत्यंत उग्र था। कई सारे स्थानों पर, जैसे उत्तरी भाग जो था, उत्तरी पश्चिमी भाग, वहाँ पर जो है स्थिति बहुत ही दयनीय थी, अर्थात लोग जो थे बहुत ही आक्रोश में थे। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किन किन स्थानों पर विद्रोह का स्वरूप अत्यंत उग्र था। तो अत्यंत उग्र कहाँ था? दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ, झांसी और पश्चिम बिहार, इन सभी स्थानों पर विद्रोह का स्वरूप जो था वो बहुत ही उग्र था।